नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कॉटन की, जहां पर हमने भाव और गिरते हुए देखे हैं। आपको याद दिला दें कि भारतीय बाजारों में पिछले साल 12,000 रुपए के लेवल्स थे और इस बार हमने 7, 7,500 तक के लेवल्स आते हुए देखे हैं। तो क्लियरली काफ़ी गिरावट यहाँ पर है और काफ़ी समय तक होल्ड करने के बाद अब किसान काफ़ी भारी मात्रा में कॉटन बाजारों में लेकर आ रहे हैं। तो क्या है इसके रीजंस और कैसे रहेंगे प्राइसेस, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे गेहूं की, जहां पर कीमतों में अच्छी खासी बढ़त फिर से देखने को मिली है और माना यह जा रहा है कि सरकार का जो टारगेट है उससे शायद वो 15-20% कम ही प्रोक्योर कर पाएगी फिर से। बात करेंगे सोने की भी, जहां पर मुनाफा वसूली जारी देखने को मिली है और सोना काफी हद तक वो 1950-1980 वाले दायरे में अटकता हुआ नजर आया है। इन लेवल्स पे आपको क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल, शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल से भी करेंगे बात और साथ ही अपने साथ जोड़ेंगे BSL लिमिटेड के MD निवेदन चुरीवाल को। शुरुआत यहां पर कॉटन के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर गिरावट हमने बनते हुए देखी है। भारतीय बाजारों में तो पहले ही गिरावट चल रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां भाव 3 से 4 महीने के हाईज पे थे, वहां से अब हमने यहां पर प्राइसेस को नीचे आता हुआ देखा है। जो लेटेस्ट अपैरल एक्सपोर्ट्स का डेटा आया है इंडियन मार्केट से, वो भी ऑन द वीकर साइड है। कॉटन के एक्सपोर्ट्स भी यहां पर कम हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हल्की सी कमजोर रहने की उम्मीद है जब तक ये करंट क्वार्टर खत्म नहीं हो जाता। रुपेश, आपका क्या सेंस है कॉटन के करंट प्राइसेस पे? कल हमने कॉटन ऑयल सीड केक पे लोअर सर्किट लगते हुए देखा था और कॉटन प्राइसेस में लगातार गिरावट है ही। कॉटन के प्राइसेस 62,000 से 63,000 रुपीज पर कैंडी के उसमें अराउंड 1 से 2 महीना वही दायरे में रहा। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट तभी बुलिश था, लेकिन जो बाजी बिगाड़ी है वो फार्मर्स ने बिगाड़ी है, इसलिए क्योंकि सीजन की स्टार्टिंग में अराइवल्स बहुत कम थी और सीजन की एंड में मई महीने में हिस्टोरिकल अराइवल्स आ रही है। अभी भी 1 लाख बिल्स के ऊपर की अराइवल्स मंडिया में इंडिया लेवल पे दिख रही है, विच इज क्वाइट हाई। यू कैन से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहता है उससे डबल अराइवल्स अभी एट प्रेजेंट मंडिया में दिख रही है। सामने डोमेस्टिक डिमांड बहुत कमजोर है, बिकॉज यांग के प्राइसेस में डिस्पैरिटी होने के कारण मिल वाले अभी भी रुक के ले रहे हैं, क्योंकि 60,000 59,000 के भाव में पैरिटी बैठ नहीं रही थी। प्राइसेस एक्सपोर्ट में जो इस टाइम पे 45-50 लाख बेल्स के आसपास का एक्सपोर्ट हो गया था, उसके सामने अभी भी 15 लाख को भी हमने क्रॉस नहीं किया है। ओवरऑल डिमांड फैक्टर बहुत कमजोर था। सामने सप्लाई में मार्च महीने के बाद में सप्लाई वन साइड बढ़ रही है। जो फार्मर्स का स्टॉक जनरली 4 to 5% ऑफ द टोटल स्टॉक रहता था, वो इस टाइम 20% से ऊपर रहा, विच इज सिग्निफिकेंट, और वो बिकवाली अभी बाजार में दिख रही है, वो प्राइसेस में प्रेशर डाल रही है। अभी जो इंटरनेशनल प्राइसेस और इंडियन प्राइसेस में जो 10 to 15% की डिस्पैरिटी थी, ये करंट फॉल आने के कारण अभी थोड़ी डिस्पैरिटी के नजदीक जा रहा है। मुझे लग रहा है अगर यही मार्केट 1 वीक तक रहा और इंटरनेशनल मार्केट में भी वही स्टेडी रही, तो मुझे लग रहा है कि चाइना की डिमांड इंडिया की तरफ आ सकती है। दैट विल बी द ओनली रीजन। अगर चाइना की डिमांड यूएस को छोड़ के इंडिया की तरफ आती है, तो मुझे लग रहा है कि भाव में अभी रुकावट कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से डोमेस्टिक सिनेरियो चल रहा है, इतनी तेजी की गुंजाइश अभी दिख नहीं रही है। 60,000 क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा आज की तबक्के इसमें लिख रहा है। 59,000 के आसपास कॉटन का भाव सेल करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 60,500। मुझे लग रहा है आगे 56,000 के आसपास का लेवल दिखना चाहिए। ऑलराइट, तो क्लियरली यहां पर भावों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपको बताया गया कि पिछले 2 हफ्ते में हमने 9% की गिरावट भारतीय बाजारों में कॉटन में आते हुए देखी है। मेजर रीजन यही है कि जो किसान अब तक होल्ड करके बैठे थे, वो फटाफट से कॉटन अब बाजारों में लेकर आ रहे हैं। वो आपके सामने चार्ट्स हैं, जहां पर MCX पे भी कॉटन में पिछले 1 महीने में 6% से ज्यादा की गिरावट हमने बनते हुए देखी है। निवेदन चुरीवाल जी हमारे साथ अब मौजूद है। निवेदन जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप जो ये आवक बढ़ती हुई नजर आई है? रिपोर्ट्स ये जताती हैं कि मई के महीने में इतनी बड़ी आवक शायद अपने आप में ही नियर रिकॉर्ड हाइज है। नमस्कार। ये बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी एक साथ जो सप्लाई आई है, ये इसकी इट्स ऑलमोस्ट अनयूजुअल। इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी और इसके कारण पिछले कुछ हफ्तों में बहुत भारी गिरावट आई है, इसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। और ये वॉलेटिलिटी की जो परिस्थिति है, ये काफी समय से बनी हुई है और जैसा कि अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, डिमांड और सप्लाई दोनों में ही समस्या है। एक तरफ से सप्लाई आशा से काफी ज्यादा बढ़ गई है और डिमांड पश्चिमी बाजारों से अभी भी बहुत कमजोर है। डोमेस्टिक मार्केट से डिमांड काफी कमजोर है। तो ओवरऑल कॉटन की जो पूरी चेन है, उसके लिए परिस्थिति बिल्कुल भी बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो कॉटन मैन्युफैक्चरर किसान हो या फिर स्पिनर्स हो या गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो। दे आर सफरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स।
तो मुझे लगता है ये अब इस समय कहना कि कब स्थिति में सुधार आएगी ये कहना बहुत कठिन है। पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे तब हमें बात कर रहे थे कि शायद मई जून तक सुधार आए, पर अभी ये स्पष्ट है कि पहले तिमाही में जून तक तो लगता है इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रहेगी। और ये आशा है कि जुलाई से शायद हम डिमांड में सुधार देखें, कि मुझे लगता है अल्टीमेटली ये डिमांड में जब तक सुधार नहीं आएगी, ओवरऑल ये परिस्थिति इसी प्रकार की बनी रहेगी। तो मुझे इस वक्त ज्यादा डिमांड के ऊपर ज्यादा ध्यान है कि वहां से सुधार आए तो कॉटन में डिमांड अपटेक आए एंड थिंग्स वुड स्टेबलाइज एंड इम्प्रूव। जी निवेदन, जैसे आपने कहा कि क्रॉस स्टेक होल्डर्स को फिलहाल यहाँ पर नुकसान है क्योंकि फार्मर्स पिछले साल अच्छे खासे प्राइसेस देख चुके हैं। करंट में इवन एज रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर नीचे गई है, लेकिन किस तरह के मार्जिन्स हैं, डोमेस्टिक डिमांड कैसी है, एक्सपोर्ट नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि चाहे वो कॉटन एक्सपोर्ट्स है, अपैरल एक्सपोर्ट्स है, हमने दोनों ही तरफ यहाँ पर नंबर्स कम होते हुए देखे हैं। मार्जिन्स अभी के बहुत कम है, अंडर हैवी प्रेशर है। 2-3 क्वार्टर पहले स्पिनिंग इंडस्ट्री उनके बहुत एक्सेप्शनली हाई मार्जिन्स थे और अभी मार्जिन सबके बहुत खराब है। परंतु हाँ, हर परिस्थिति में एक अपॉर्चुनिटी रहती है। आज के दिन अगर किसी के पास अच्छे ऑर्डर्स हैं, किसी स्पिनर्स के पास, तो इन दामों पे खरीद करके वो मार्जिन शायद कमा सके। उसके विपरीत अगर दाम में तेजी आती है और करस्पॉन्डिंगली यार्न और गारमेंट के दामों में फर्दर तेजी आती है तो उस परिस्थिति में भी स्पिनर्स कमा सकते हैं। पर इतनी वॉलेटिलिटी में सस्टेन्ड वे में मार्जिन्स को मेंटेन करना आज के दिन किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, चाहे वो स्पिनर्स हो या अपैरल मैन्युफैक्चरर्स हो। तो मुझे लगता है पहले क्वार्टर में तो स्पिनर ये सभी के मार्जिन्स पे काफी प्रेशर रहेगा और जैसा मैंने कहा कि द्वितीय तिमाही से हम शायद उम्मीद कर सकते हैं कि सुधार आए, पर ये समय लगेगा और हो सकता है कि आशा के अनुरूप चीजें होते होते थर्ड क्वार्टर भी हो जाए। तो अभी ये परिस्थिति ऑफ वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एब्सोल्युटली निवेदन, जैसे आपने कहा कि डिमांड इज गोइंग टू बी द ओनली पॉइंट जहां से हम कुछ सपोर्ट आता हुआ देखेंगे, तो ये डिमांड आप कहां से देख रहे हैं, घरेलू बाजार से या एक्सपोर्ट मार्केट से? देखिए, ज्यादा निर्भरता बिल्कुल एक्सपोर्ट मार्केट्स पे है, घरेलू बाजार भी इस समय वीक है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन, एक मिश्रण से ही चीजें सुधरेंगी। बट वेस्ट से, यूरोपियन मार्केट से, यूएस मार्केट से जब तक डिमांड नहीं आते हैं तब तक ये चीजें सुधरती मुझे डिफिकल्ट लग रही हैं। हम सब आशावादी हैं कि ये शायद जुलाई अगस्त से इसमें डेफिनेटली सुधार आनी चाहिए। निवेदन, एक फाइनल सवाल आपसे है, जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स बहुत अनसर्टनिटी है, वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और शायद मुश्किल है ये तय करना कि यहाँ से अगर हम रॉ मटेरियल प्राइसेस का रिस्क रिवॉर्ड भी अगर देखते हैं तो जैसे रुपेश बता भी रहे थे कि यहाँ से भी और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, तो क्या 58,000, 57,000, 65,000 क्या ये रेंज भी आपको नजर आती है कॉटन के लिए नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए? वी आर होपफुल कि शायद 60-62 पे स्टेबलाइज करे, बट ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 60-65 के लेवल से हम इस उम्मीद को लगा रखें कि शायद इस पे स्टेबल हो जाए, इस पे स्टेबल हो जाए, पर हर बार वो वहां से और नीचे के स्तर दिखाए जा रहे हैं। तो किसी के लिए भी ये कहना मुझे लगता है बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन होगा, तो मैं ऐसी कोई टिप्पणी शायद नहीं करना चाहूंगा। आई वुड रादर वेट एंड वॉच। तो आज के समय में मुझे लगता है दी मंत्र वुड बी वेट एंड वॉच एंड देखें चीजें कैसे सेटल डाउन होती हैं। डिमांड आज नहीं तो कल डेफिनेटली उसमें सुधार आएगी, तो वेट एंड वॉच वुड बी द राइट वे। एब्सोल्युटली निवेदन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। अनक्लियरली काफी डिफिकल्ट मार्केट्स हैं और उसको एक एनालाइज करने के लिए आपका रियली आभार। ये बात हुई यहाँ पर कॉटन की, जहाँ पर मुनाफा वसूली अच्छी खासी देखने को मिली है। जैसे हमने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में 9% की गिरावट यहाँ पर कॉटन के प्राइसेस में है, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर अगर वीट की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एक समय था हमने ऑल टाइम हाईज वीट में देखे, अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई जिस तरह से सरकार की यहाँ पर पुश मेजर्स, नीतियाँ, वार्निंग्स रहे, और उसके बाद अब MSP के ऊपर फिर से प्राइसेस हैं। सो मच सो कि बाजार को लगता है कि जो टारगेट यहाँ पर सरकार ने सेट किया था गेहूं के लिए वो शायद हमें यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर ना आए, और एक्सपोर्ट के जो यहाँ पर प्रतिबंध हैं वो यहाँ पर जारी भी रह सकते हैं। तो MSP के से ज़्यादा के प्राइसेस हमने ज़्यादातर मंडियों में यहाँ पर आते हुए देखे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हैं। असीम नमस्कार, आपके पास क्या है लेटेस्ट रिपोर्ट? देखिए, सरकार ने इस साल 112 मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान जताया था और उसी के साथ ही अपना जो खरीदारी का लक्ष्य है वो 340 लाख टन रखा था। लेकिन अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रोक्योरमेंट शुरू होने से पहले गेहूं के दाम MSP से नीचे गिर गए थे, लेकिन अब MSP से करीब 5% के आसपास ऊपर है। 2300 रुपए से ऊपर गेहूं जो सेंट्रल दिल्ली है या उसके दिल्ली के आसपास
के इलाकों के अंदर बिक रहा है, और यही बाकी मंडियों का भी यही हाल है। लेकिन अगर मैं प्रोक्योरमेंट की बात करूं तो प्रोक्योरमेंट सरकार ने 340 लाख टन का लक्ष्य रखा था। अभी तक सरकार करीबन 260 लाख टन के आसपास का अचीवमेंट पूरा कर चुकी है, और मंडियों में अब गेहूं की आवक लगातार बंद होती हुई नजर हमको आ रही है। तो सरकार करीबन 270 लाख टन के आसपास की 30 जून तक कर पाएगी, वो भी सरकार को अब डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो दो रीजन जो है, जो हमने जानकारों से बात की, वो बता रहे हैं कि इसके पीछे एक तो जो सरकार का प्रोडक्शन का अनुमान था वो कहीं ओवर एस्टिमेटेड था। तो प्रोडक्शन 112 मिलियन टन के आसपास के बजाय 97 से लेकर के 100 लाख टन के आसपास हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस साल अल नीनो होने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि सूखा पड़ सकता है। तो उसको देखते हुए व्यापारी जो है भारी खरीदारी कर रहे हैं। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से आपको गेहूं के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगे भी दाम बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। पर जैसे आपने कहा कि 5% अब एमएसपी के ऊपर गेहूं है और प्राइवेट प्लेयर्स बाजार में फिर से उतरे हैं। अजय गोयल अब हमारे साथ हैं। अजय जी, मुझे याद है पहले भी जब आपसे बात हुई थी और सरकारी आंकड़ा 112 था, आपने कहा ही था कि ट्रेड यहां पर 100 भी मुश्किल से आता हुआ देखेगा। 95 to 105 की बात तब भी की जा रही थी। एज ऑफ नाउ कोई लेटेस्ट एस्टिमेट या अपडेट? नहीं, एस्टिमेट तो कोई रिवाइज कर नहीं रहा है, लेकिन अब जो बाजार का हालात है उससे नजर आ रहा है कि जो ये सारे एस्टिमेट्स, जो ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स थे, वो गलत निकलेंगे और 100 के एटे बेटे ही जो है प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है। लास्ट ईयर सरकार की प्रोक्योरमेंट 18.8 मिलियन टन थी, और इस बार ऑफ कोर्स जैसे असीम बता रहे थे कि 34 की बात की जा रही थी। आपको भी लगता है कि 27 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा वो नंबर? बस 27 छू ले इतनी बात है, मतलब 26 और 27 के बीच में जो है ये अभी रुक जाएगा, क्योंकि अभी तो जो है अराइवल भी टूट गई है और बाजार भी जो ऊंचा हो गया है। तो ये लास्ट फिनिश स्टेज है। अभी जो 10, 20, 25, 50 हजार टन सरकार को मिलेगा उतना ही मिलेगा। अभी मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार का आंकड़ा ऊपर जाएगा। इवन एज एक्सटेंडेड डेट यहाँ पर 30 जून तक की है, आपको लगता है उसके बावजूद भी सरकार से ज्यादा प्रोक्योर नहीं कर पाएगी? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोक्योर। अजय जी, अगर हम सरकार के पोर्टल पे प्राइसेस देखें यहाँ पर गेहूं के, तो ऑफ कोर्स हरियाणा पंजाब में 5% तेज है, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र कर्नाटका की तरफ आए तो भाव काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई मीन 35, 38, 40 तक के भी लेवल्स यहाँ पर हैं। क्लियरली ये मंडियां नहीं है, यहाँ पर गेहूं पहुंचते पहुंचते ही भाव बढ़ जाता है। तो अगर हम स्टेट वाइज इसे देखें तो कहाँ पर सस्ता कहाँ महंगा देखते हैं आप गेहूं? इस समय तो जो है सबसे महंगा नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बिहार, बंगाल है, और सबसे सस्ता मैं कहूँ तो जो है आप समझिए नॉर्थ इंडिया, जो ओरिजिन मंडीज हैं वही सस्ती है। बाकी जो है इस साल ईस्ट की जो है काफी अच्छी डिमांड है, और ज्यादातर जो तेजी आई है वो उनकी वजह से आई। और कहाँ पर हैं ये प्राइसेस? क्योंकि अगर मुंबई, पुणे में ही यहाँ पर 40 के भाव हैं, तो आसाम और ईस्ट में क्या प्राइसेस हैं? मुझे पता नहीं क्या 40 बोल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ बम्बई 25.5 का भाव है, आसाम भी 26-27 के भाव है। ओके। और यहाँ से डिमांड कैसी अब नजर आती है? क्योंकि काफी कुछ उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मुझे याद है आपने कहा था कि क्वालिटी बेहतर नहीं है, बेकरी वालों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जिस तरह की अब गेहूं की अवेलेबिलिटी है और जिस तरह के प्राइस सपोर्ट है, प्राइवेट मिल्स, बेकरी, एफएमसीजी के क्या सिचुएशंस हैं अभी? अभी तो जो है लो डिमांड का सीजन है। जैसे ही बारिश पड़नी शुरू होगी, डिमांड जो है बिल्कुल बाहर आएगी और सबकी खरीद भी आएगी। तो आप ये कहिए कि 15-20 जून के बाद जो असली डिमांड है वो आती है इन टाइप के प्रोडक्ट्स में। और प्राइसेस फिर आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं? अगर हम फसल मान चुके हैं, प्रोक्योरमेंट अब इतनी रहने की उम्मीद है, प्राइवेट की डिमांड निकल के आएगी, तो भाव फिर 15 जून के पास आज के बाद कैसे बनते हुए दिखेंगे? देखिए, सब कुछ सरकार पर निर्भर रहेगा, और सरकार किस तरह की नीति का जो है ऐलान घोषणा करती है, क्योंकि कई लोगों को उम्मीद है कि इंपोर्ट की ड्यूटी जो है वो 0 हो जाएगी अगले महीने एंड तक। कुछ लोगों की उम्मीद है कि सरकार ओएमएसएस स्कीम में जो है कुछ ना कुछ क्वांटिटी अलॉट करना या सेल करना शुरू कर देगी। तो मुझे लगता नहीं है कि जो है जो अब रैली हो चुकी है वो एक्सटेंड होगी अगले महीने में। अभी इन भावों में, क्योंकि डिमांड जो है प्रोडक्ट साइड में इतनी है नहीं, बाइंग भी लिमिटेड है, तो इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, मेरी ये उम्मीद है। और एक्सपोर्ट तो सरकार ने कहा है, अदर ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू आया है कि वहां पे तो कोई सोच विचार है ही नहीं। एक्सपोर्ट तो आप भूल जाइए इस साल। मुझे लगता है इस साल कहीं इंपोर्ट करने की नौबत ना आ जाए। जो है हो सकता है सरकार को जो है ड्यूटी घटा के इंपोर्ट खुला करना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है आज की तारीख में। ऑल राइट।
अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार की नीतियों पर यहाँ पर नजर रहेगी। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाती है, ओएमएसएस स्कीम्स किस तरह की आती है, फसल ऑफ कोर्स यहाँ पर कम है, क्वालिटी को लेकर चिंताएं हैं, और गेहूं यहाँ पर लगातार महंगी होती हुई दिख रही है, और मांग भी ऑफ कोर्स जून के बाद अच्छी खासी निकलने की एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक सेक्टर है जहां पर अब भाव आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज में कुछ एक में यहाँ पर इन्फ्लेशन लौटती हुई। रुपेश, आप कैसे देखते हैं गेहूं के प्राइसेस और मसाले जहां पर लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी है? गेहूं के प्राइस जैसे अजय जी ने बताया वो सबसे सरकार की पॉलिसी पे डिपेंडेंसी है। इंपोर्ट में अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में 2 साल के लो पे चल रहे हैं और यहाँ पे 150 से 200 रुपए की तेजी आ गई है। तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंपोर्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की नजर भी गेहूं के भाव के ऊपर ही है, बिकॉज अगेन एक दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटी है शुगर, वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो गेहूं के भाव कंट्रोल में रखना सरकार के लिए भी एक प्रेजेंट का बहुत जरूरी रहेगा। तो गेहूं में डेफिनेटली स्टॉकिस्ट अभी इतना नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मार्केट में भी कुछ ऐसी रूमर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से जो ओपन मार्केट में माल बेचना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे उसके ऊपर आगे प्राइसेस डिपेंडेंसी रहेगी। मसाला की बात करें तो अगेन जीरा की बात करें, एट प्रेजेंट एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, और जो मंदी का रीजन हुआ है, जो तेजी आई थी एक्सपोर्ट रीजन के हिसाब से आई थी। अभी जो मंदी आई है वो ऐसा सुनने में आया है कि तुर्की, अफगानिस्तान, सीरिया, वहां से इंपोर्ट की भी बातें आ रही है। ये रूमर है कि नहीं है, वो नेक्स्ट 10 to 15 डेज में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट जो मार्केट में प्रेशर आया हुआ है इंपोर्टेड के लिए, डोमेस्टिक मार्केट में इतनी सप्लाई नहीं है, हैंड टू माउथ सिचुएशन ही है। एक्सपोर्ट के हिसाब से बढ़ा था, एक्सपोर्ट अभी रुका हुआ है, इंपोर्ट की रूमर आ रही है। तो सेंटीमेंट इज वीक राइट नाउ। अगेन 48,500 का लेवल नई तेजी के लिए 48,500 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। धनिया मुझे लग रहा है 6,400 और 6,7,000 के बीच में ही घूमता रहेगा। इतनी लंबी तेजी लग नहीं रही है और इतनी ज्यादा 6,500 के नीचे स्टॉकिस्ट की डिमांड भी रहेगी। और टर्मरिक नीचे के भाव से 7,700 7,800 पे स्टॉकिस्ट की डिमांड आ रही है। एक्सपोर्ट की भी अच्छी डिमांड है, लेकिन 8,500 में वापस रुकावट आ रही है, डिमांड का सपोर्ट जरा भी नहीं। साथ ही यहाँ पर आपसे गुआर पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाजार काफी बटा हुआ है। जिस तरह के फीडबैक हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बढ़त आनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है अच्छी खासी मुनाफा वसूली अब भी यहाँ से बाकी है। और अगेन मानसून के टोटल डिपेंडेंसी मानसून पे ही है। लास्ट वीक में ऐसा रहा कि मानसून थोड़ा डिले हो जाएगा 4 to 5 डेज, तो थोड़ा करंट मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन अगेन वापस ऐसा प्रेडिक्शन आ गया कि मानसून टाइम पे ही रहेगा एंड प्रॉपर रहेगा, इसमें कोई ज्यादा डिले की बात नहीं दिख रही है। ऐसी फोरकास्टिंग आई तो अगेन तेजी वाले थोड़े रुक गए। एंड नेक्स्ट 25 से 30 के बीच में क्या अनाउंसमेंट होती है, क्या प्रोग्रेस होता है केरला की तरफ का, उसके लग रहा है मुझे उसके ऊपर है। फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन मानसून के तेजी वाले अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसून की वेट कर रहे हैं। मानसून कब इंडिया में आता है, कैसे आता है और कभी आता है, वो एक जरूरी है, उसके ऊपर जबरदस्त नजर है। लेकिन एट प्रेजेंट ये भाव में 5,500 इज अ बेस्ट लेवल टू बाय। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी यहाँ पर आ सकती है, लेकिन पैनी नजर यहाँ पर आपके मानसून पे होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ आईएमडी की तरफ से 4 जून को यहाँ पर मानसून का आगमन रह सकता है विद एन एरर डेट ऑफ +- 4 डेज, और उसके हिसाब से किस तरह की खबरें आती हैं गुआर क्लियरली उसको रिस्पॉन्ड करता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया आपका भी रुपेश साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर डालेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज पर। साथ आज भी कारोबार है। कल की मुनाफा वसूली आज थोड़ी गहराती हुई नजर आई है। इंडिविजुअल फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो वो तो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं, लेकिन डॉलर में जो तेजी है, पीएमआई प्रिलिमिनरी नंबर्स जो हैं यूएस, यूके, यूरोजोन सभी तरफ से वीक आए हैं, और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेटा चाइना का भी कमजोर रहा। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कुछ चिंताएं हैं और उसका सीधा असर हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। कॉपर के प्राइसेस आप देख सकते हैं 800 का हाई बनाने के बाद 705 पे अब कारोबार कर रहे हैं। जय, कैसे देखते हैं सबसे पहले कॉपर में यहाँ से स्ट्रैटेजी? जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए मुझे लगता है जो कॉपर में अभी भी जो प्रेशर है वो आगे चल के बरकरार है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कि शायद यहाँ पे जो डेट सीलिंग है अब तो वो क्राइसिस की तरह नजर नहीं आ रहा है, और डेट सीलिंग का अगर लिमिट बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स पे यहाँ पे मजबूती दिखेगी, जिसके कारण कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में गिरावट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे डिमांड साइड भी आउटलुक बहुत पॉजिटिव नहीं है, कंसर्न्स अभी भी बरकरार हैं ग्लोबल ग्रोथ को लेके। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे हावी रहेंगे बेस मेटल प्राइसेस पे। एक ही सिल्वर लाइनिंग घरेलू मार्केट में है कि रुपया में कमजोरी है, जिसके कारण थोड़ा सा भाव में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर लेवल्स की बात की जाए तो मुझे लगता है 690 तक का लेवल पॉसिबल है
तो करंट लेवल्स पे थोड़ा सा भी बाउंस मिले 720 तक तो बिकवाली करके चला जा सकता है। ऑलराइट, यानी खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहां पर बनती हुई नजर ही नहीं आ रही। जय, एक और अंडर परफॉर्मर क्लियरली जिंक है, जहां पर 220 से लोगों को लग रहा है कि हाँ अब बॉटम बनेगा, लेकिन अक्टूबर 2020 के लोज पर फिलहाल कारोबार होता हुआ और आज भी 1.5% की गिरावट। जी मनीषा, देखिए इसमें थोड़ी उम्मीद इस हिसाब से बन रही थी कि यहाँ पे यूरोपियन स्मेल्टर्स ने अपना प्रोडक्शन बंद किया था, तो लग रहा था कि यहाँ पे शायद सप्लाई शॉर्टेज रहेगा। और ये उम्मीद भी थी कि चाइना ओपन अप होने के बाद यहाँ पे रिन्यूड डिमांड निकल के आए। स्टील मार्केट से भी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कुल मिला के देखें तो चाइना से जो एक्सपेक्टेशन था उस तरह के नंबर्स और डिमांड निकल के नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण सप्लाई शॉर्टेज की आशंका के बाद भी यहाँ पे कोई डिमांड में ऑफटेक देखने को नहीं मिल रहा है। रीजंस अभी भी वही है, डॉलर इंडेक्स की मजबूती, ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक को लेके कंसर्न, ये सारे फैक्टर्स अभी भी हावी हैं एंटायर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स पे। तो आई थिंक जिंक भी उससे अछूता नहीं है। अभी भी मुझे लगता है यहाँ पे प्रेशर बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में। 205 203 तक का लेवल घरेलू मार्केट में देखने को मिल सकता है। और 2 महीने के लोज पर जो चांदी कारोबार कर रही है, यहाँ पर क्या व्यू है? जी मनीषा, देखिए बेस मेटल्स के जो फैक्टर्स हैं, जो बेस मेटल्स को यहाँ पे करंट लेवल पे नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं, वो चांदी पे हावी हैं। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग इसमें भी जरूर है कि एक बार अगर डॉलर इंडेक्स में जो तेजी है उसके कारण प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन कुल मिला के जो बुलियन का आउटलुक है वो अभी भी बिल्कुल पॉजिटिव है। गिरावट में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सेम थिंग गोज फॉर सिल्वर। मुझे लगता है जो करंट आउटलुक है यहाँ पे प्रेशर का, डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है 105 106 तक ट्रेड कर सकता है विद इन फोर्टनाइट, तो जिसके कारण बुलियंस में प्रेशर रहेगा। सिल्वर मुझे लगता है 69,500 से 70,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट 15 डेज। तो हायर लेवल्स पे जी ओनली थिंग जो तेजी से कारोबार कर रही है वो शायद कच्चा तेल है आज के रेट में। जय, हाँ जी, देखिए यहाँ पे जो ओपेक या सऊदी की तरफ से जो कमेंट है उससे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुआ है कि हो सकता है प्राइसेस में बहुत गिरावट नहीं देखने को मिले, क्योंकि लोअर लेवल्स पे यहाँ पे प्रोडक्शन कट आ सकता है। अगेन हायर लेवल्स पे भी बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आ रही है। तो जहां तक ब्रेंट की बात करें, मुझे लगता है 70 से लेके $78 तक का दायरा रह सकता है। करंट लेवल्स पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है इसके कारण हो सकता है प्राइसेस 6300 तक भी जाता हुआ दिखे। बट ओवरऑल अगर रेंज की बात करें तो 5700 से 6500 यही दायरा मुझे नजर आ रहा है। ऑल्टरनेटिवली अगर प्राइसेस बहुत हायर साइड है तो वहाँ लॉन्ग एग्जिट करके शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया जा सकता है। प्राइसेस 5750 से 5800 के आसपास आए तो बाइंग पोजीशन विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 5600 क्रिएट किया जा सकता है। कुल मिला के अगर 15 दिन की आउटलुक लें तो मुझे लगता है ये रेंज है वो अभी भी बरकरार रहेगा। $71 ऑन द लोअर साइड एंड $78 ऑन द अपर साइड WTI ट्रेंड की, WTI क्रूड की अगर बात की जाए तो। पॉइंट टेकन। एज ऑफ नाउ 1% की तेजी के साथ ऑलमोस्ट 78 के आसपास यहां पर कारोबार है। बाजार की ऑफकोर्स नजर रहेगी ओपेक एंड एलाइज की जो 4 जून की मीटिंग है, वहां पर किस तरह की स्टेटमेंट्स निकल के आती हैं। जय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो फुल फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स की ओर।